आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि मनुस्मृति में मंत्री परिषद के बारे में क्या विचार प्रकट किए गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मनु की मनुस्मृति हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, शुक्र की शुक्र नीति हो, ये राज्य कला के संचालन का स्टेटक्राफ्ट के लिए ज़्यादा बहुत बेहतर नमूना देते हैं, मॉडल देते हैं, जिसका उद्देश्य है कि राज्य संचालन किस ढंग से ज़्यादा उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है। इसी संदर्भ में मनुस्मृति में भी मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। ये बात मानी गई है कि राज्य की जो शक्ति है उसका संस्थागत प्रयोग ही होना चाहिए। राजा उन शक्तियों का अकेले प्रयोग ना करे, बल्कि उसको आवश्यक रूप से परामर्श देने के लिए एक मंत्रियों का एक समूह हो जो उसे समय समय पर आवश्यक बातों के लिए परामर्श दे। इस हेतु मनुस्मृति में ये बात जाहिर की गई है कि राज्य संचालन के लिए राजा के पास एक आवश्यक मंत्री समूह होना चाहिए जो पर्याप्त योग्य हो। राजा की शक्ति पर मनुस्मृति में संस्थागत रूप से तो जो प्रतिबंध लगाया है वो धर्म और नीति का है, धर्म और दंड का है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो प्रतिबंध लगाया है राज्य की शक्ति पे वो मंत्री परिषद ही है। मंत्री परिषद के निर्णय के अनुसार ही अपेक्षा की गई है कि राजा समय समय पर मंत्रियों से परामर्श से ही राज्य कार्य का संचालन करे। मंत्री परिषद राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य है। अकेले राजा द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग ना किया जाए, इसलिए मंत्री परिषद का होना आवश्यक है। इसलिए ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मंत्री परिषद राजा की निरंकुश शक्तियों को रोकने में एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक कारगर उपाय है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सहज कार्यों को करने के लिए व्यक्ति के लिए सहायकों का होना आवश्यक है। राज्य कार्य का अकेले राजा के द्वारा संपादित किया जाना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। ये बात मनुस्मृति में कही है कि राजा की सहायता के लिए 7 या 8 मंत्री होने चाहिए। अब मंत्रियों की क्या योग्यता है? मनुस्मृति में जो प्रमुख योग्यता मंत्रियों की बताई गई है वह उच्च कुल उत्पन्न है, यानी वह उच्च कुल से उत्पन्न होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, शूरवीरता होनी चाहिए, शस्त्र विद्या में निपुणता होनी चाहिए। मनु ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वे विद्वान व धर्मात्म ब्राह्मण मंत्री से आवश्यक सहयोग प्राप्त करता रहे। मनुस्मृति में ये बात भी कही है कि शूद्र को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, भले वह कितना ही योग्य हो। और मनुस्मृति में इस भेदभाव का कोई तर्कसंगत आधार अभी तक तर्कसंगत व्यवहार हमें स्पष्ट रूप से नहीं देखने को मिलता है। मंत्री को स्थिर चित्त का होना चाहिए, चारित्रिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, वंश परंपरा से शुद्ध होना चाहिए, और मंत्री आपत्ति काल में भी ना घबराने वाला होना चाहिए। यानी आपत्ति काल में भी वे सम्राट को या राजा को बिल्कुल विवेक संगत सलाह दे। इस हेतु ही मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई है, और इसी हेतु मंत्री परिषद पर का ये दायित्व है कि वह राजा को समय समय पर विवेक संगत परामर्श देता है। अब मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली किस रूप से कार्य करेगी? मनुस्मृति में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राजा मंत्रियों से सामूहिक रूप से परामर्श करके निर्णय ले, या अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग व्यक्तिगत या गोपनीय रूप से परामर्श करके निर्णय ले। ये 2 तरीके बताए हैं। सामूहिक रूप से निर्णय ले, सारे मंत्रियों को बिठाकर वे उनकी राय जानकर, या एक एक मंत्री से गोपनीय रूप में अलग अलग परामर्श करे और फिर विवेक संगत निर्णय ले।
अति गंभीर मामलों में ये अपेक्षा की गई है कि मनुस्मृति में राजा प्रत्येक मंत्री से पृथक पृथक रूप से गोपनीय निर्णय ले। इस तरह मनुस्मृति में हम पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ चुके हैं कि इस राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें अमात्य या मंत्रियों को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और राज्य के 7 अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग मंत्री है। तो इस तरह मंत्री एक संस्थागत तत्व है, मंत्री परिषद एक संस्थागत तत्व है, राजा को उपयुक्त परामर्श देती है समय समय पर और उस मंत्री परिषद का आवश्यक रूप से योग्य होना बहुत आवश्यक है। विवेक संगत निर्णय देने वाला व्यक्ति ही मंत्री पद पर नियुक्त होना चाहिए। ये इन सब बातों की अपेक्षा मनुस्मृति में राजा से की गई है।